प्रीवियस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम एमपीपीएससी यूनिट 10 की एक विषय सीरीज कवर कर रहे हैं। ये 5 लेक्चर्स में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों के अलग अलग पहलुओं को समझा, सिलेबस को डिकोड किया और जनजातीय गौरव के विभिन्न आयामों को समझा था। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 6 है और आज का विषय बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम कोयतुर भारत की जो प्रथम और अद्वितीय सभ्यता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो गोंड जनजाति है, देखिए पिछले वीडियो में हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था, अब हम गोंड जनजाति को शुरू करने वाले हैं। अक्सर परीक्षाओं में हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम उन्हें सिर्फ एक जनजाति के रूप में नहीं बल्कि एक सभ्यता कह लीजिए, सिविलाइजेशन कह लीजिए, उसके रूप में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जो कोयतुर यानी गोंड समाज है, गोंड जनजाति है, अपने कौशल, प्रशासन और संस्कृति से पूरे भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों लेकर के आया है और उसी का खजाना समझ लीजिए। तो आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और मैं इन्हें अभी कोयतुर कह करके पुकारी हूँ। क्यों? क्योंकि जो गोंड जनजाति है या गोंड जो लोग हैं वो खुद को कोयतुर ही कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों पर या विषय सूची पर नज़र डालना ज़रूरी रहता है ताकि आपको पता चले किन किन जो बिंदु हैं उस पर हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले सामान्य परिचय समझेंगे, यानी कोयतुर शब्द का अर्थ क्या होता है और उनकी पहचान क्या होती है। उसके बाद जो भौगोलिक विस्तार है गोंड जनजाति का, उसके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में सभ्यता फली फूली है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर इतिहास के शौकीनों के लिए है ये अगला सेगमेंट, जो गोंडवाना का जो स्वर्णिम इतिहास है, जिसे 4 मुख्य राज्यों में बांटा गया है, सामाजिक वर्गीकरण और ऐतिहासिक विरासत, ये भी हम समझेंगे। फिर साथ ही हम उनके समाज की जो अनूठी व्यवस्था है, फड़ प्रणाली और सदैव छदैव जैसी गणितीय देव परंपरा, बहुत ज्यादा इसमें आप देखिएगा अलग अलग परंपराएं और चीजें हैं। ये लोग गणित के हिसाब से अपनी परंपरा को डिकोड करते हैं। अंत में हम बात करेंगे, देखिए क्योंकि हम व्यावसायिक उपजातियां समझेंगे, सामाजिक संरचना भी समझेंगे और परीक्षा में जो जरूरी चीजें हैं, फैक्ट, वो मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगी। ठीक है, तो ये पूरी तकनीकी विशेषज्ञता जैसे अगरिया, सोलहास वर्ग, ये सारी चीजें हम पूरी क्लास में आज बहुत ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण में समझने वाले हैं, जो आपके एमपीपीएससी के मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। तो आप पूरा एक समझ चुके हैं और प्रमाणिक आंकड़ों पर आधारित है आज का लेक्चर। तो ये आपका टोटल क्या हो जाता है, विषय सूची हो जाती है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? भारत की प्रथम और अद्वितीय सभ्यता, गोंड जनजाति का ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैभव। ये याद रखिएगा कि ये पार्ट 1 है। गोंड जनजाति जो हम शुरू कर रहे हैं उसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि बहुत लंबी सभ्यता है तो एक बार में खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। और जो पहली स्लाइड है वो आप देख रहे होंगे, गोंड की जो सभ्यता है उसको समझना भारत की प्राचीन आत्मा को समझने जैसा है। गोंड खुद को कोयतुर कहते हैं। कोयतुर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्य होते हैं। ठीक है, ये नाम ही इस बात का प्रमाण है कि वह मतलब ऊंचे पहाड़ों और सघन जो वन होते हैं उनके मूल संरक्षक कहलाते हैं। तो जब भी मैं आपको पढ़ाते वक्त कोयतुर कहूंगी तब आप यही समझिएगा कि मैं गोंड जनजाति के बारे में बात कर रही हूँ। और जो भी इतिहासकार और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोयतुर एक ऐसी सभ्यता है जिसका रहन सहन, प्रशासनिक ढांचा बहुत ही व्यवस्थित रहा है। आप किसी भी जनजाति के बारे में बात कर लीजिए, भील हो, गोंड हो, बैगा हो, इनकी जो प्रशासनिक ढांचा है वो बहुत अलग है। हमने भील जनजाति में भी देखा था कि कैसे वो लोग अपना जो प्रशासनिक ढांचा है उसको बनाए और जो भी दिक्कतें होती थी उसे समाज के अंदर ही सही करते थे, और बाद में उनका जो ये प्रशासनिक ढांचा था उसे संवैधानिक अधिकार भी दे दिया गया।
तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और मैंने आपको बताया क्योंकि कोयतुर वो इसलिए कहलवाना पसंद करते हैं क्योंकि जो प्राचीन अस्मिता है और उनकी जो गौरव है उसका प्रतीक है। और आज हम इसी पहचान को आधार बनाकर पढ़ेंगे कि कैसे एक समुदाय अपनी परंपराओं को हजारों वर्षों से अक्षुण्ण रखा है और कैसे वो आज अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बाकी लोगों के लिए। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देखिए, आदि जनजाति या एक उन्नत समाज। आदि जनजाति जिन्हें हम कह रहे हैं वो आदि जनजाति है, प्रिमिटिव है या उन्नत समाज है, क्योंकि बहुत सारे उनके ऐसे कल्चर है। अक्सर क्या होता है, बाहरी दुनिया के लोग और कुछ जो पुराने इतिहासकार हुए हैं वो उन समाज को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह की एक आदि जनजाति मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव ट्राइब्स। ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है, प्रिमिटिव ट्राइब्स यानी आदि जनजाति कहकर सीमित कर देते हैं। लेकिन क्या यह परिभाषा पूरी है? अब तक हम कोयतुर समाज के सामाजिक ढांचे को देखते हैं, तो हम वहाँ के जो उन्नत समाज है, वहाँ की एडवांस्ड जो सोसाइटी है उसके दर्शन होंगे आपको। शब्द कोयतुर जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये मतलब स्वयं की पहचान है उनकी, वो खुद को कोयतुर कहलवाते हैं, मैंने आपको बताया। अब ये जो शब्द है वो कोंडा शब्द से आता है। कोंडा का मतलब क्या होता है? कोंडा का मतलब होता है पर्वत। और ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं बता रहा है ये नाम, बल्कि ये दर्शाता है कि वे प्रकृति के साथ कितना सामंजस्य में रहते हैं। उनके पास अपनी भाषा थी, अपनी शासन व्यवस्था थी और अपना एक विकसित दर्शन था, इसलिए उन्हें सिर्फ आदिम कहना उनके इतिहास के साथ अन्याय होगा। तो मैं पर्सनली ये कहूंगी कि जिन्हें हम आदि या प्रिमिटिव ट्राइब्स कह रहे हैं वो उन्नत समाज है आज का। उनके कल्चर, उनकी परंपरा को जब आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ गया उनके नाम के बारे में। अब देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि लेक्चर 1 है तो हम जो बेसिक चीजें हैं उसको समझते जाएंगे। भारत का सबसे विशाल जनजातीय समूह है ये जो समूह है गोंड जनजाति। संख्या की दृष्टि में अगर हम देखेंगे तो गोंड भारत का सबसे विशाल जनजातीय समूह है, भारत का राष्ट्रीय प्रभुत्व में, और पूरे देश में प्रथम स्थान पर आता है गोंड समूह। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो भील जनजाति के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है, ठीक है, पश्चात दूसरा सबसे बड़ा समूह है, यानी भारत में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और भील जनजाति के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको भील जनजाति समझ में आएगा और मैंने कई पार्ट्स में कवर किया है, तो वो आप देखिएगा। अब इनकी पहचान का सबसे बड़ा आधार इनकी भाषा गोंडी है। एमपीपीएससी के लिए फैक्ट बहुत जरूरी है कि गोंडी भाषा द्रविड़ियन भाषा परिवार का हिस्सा है। आप जैसे देखिए, भाषाई अगर मूल की हम बात करते हैं तो इनकी मुख्य भाषा वो गोंडी है और ये द्रविड़ियन भाषा परिवार से आती है और एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है जो प्राचीन भारतीय मूल है, यानी बहुत पुरानी भाषा। और यही चीज साबित करता है कि इनका जुड़ाव दक्षिण भारत, जो दक्षिणी हिस्सा है, उसकी प्राचीन संस्कृतियों और भारत के मूल निवासियों से रहा है। इनकी भाषा में इनका जो इनके पूर्वज रहे हैं, पुरखों की कहानी, गीत, लोक साहित्य बसा हुआ है। भले ही समय के साथ भाषाई बदलाव आए होंगे, आप जानते हैं, लेकिन गोंडी आज भी उनकी सांस्कृतिक रीढ़ बनी है। उन्हें अन्य जनजातियों से बहुत ज्यादा अलग माना जाता है और उनकी जो विशिष्ट पहचान है वो उनके नाम में ही पता चल जाता है। तो आपने इसमें क्या देखा, इस स्लाइड में एक बार फिर से देखिए, हमने भारत का सबसे विशाल जनजातीय समूह समझा है जो गोंड है, ठीक है, जिसमें भारत में पहले नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर में, और इनकी जो मुख्य भाषा गोंडी है और ये द्रविड़ियन परिवार का हिस्सा माना जाता है। अब देखिए, कोयतुर हृदय स्थलीय विंध्य और सतपुड़ा का संगम, यानी हम इनके ये समझेंगे कि मतलब ये बात कर लीजिए उनके निवास क्षेत्र, जिसे हम कोयतुर या हृदय स्थलीय कह सकते हैं, कि कोयतुर समाज का मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश के जो आप देखिए विंध्य सतपुड़ा तरफ है, फिर पर्वत श्रेणियों के बीच में ही है जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में आता है। अगर हम उत्तर मध्य की अगर बात करते हैं, ठीक है, आप देखिए
उत्तरी विस्तार सागर दमोह रायसेन तक है। और अगर पूर्वी विस्तार आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मंडला, डिंडौरी, भालाघाट, ये कुछ जगह है जहां इनका सहनिवास पाया जाता है। फिर दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे सघन इनका जो बसेरा है वो यही है, नर्मदा क्षेत्र में। ठीक है, और लेकिन इनका सबसे प्रमुख केंद्र आप दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र ही मानिए, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जैसे जो अलग अलग जिले हैं वो शामिल हैं। पूर्वी विस्तार की बात कर ली हमने, जिसमें मंडला, डिंडौरी वगैरह आता है। और नर्मदा नदी का जो किनारा है और सतपुड़ा की वादियां सदियों से इनके जीवन और संस्कृति का बहुत बेस या आधार मानी जाती है। और इसी भौगोलिक परिवेश ने कोयतुरो यानी गोंड जनजाति को एक मजबूत साहसी व्यक्तित्व है वो प्रदान किया है। एक बार ये स्लाइड में साइड हट जाती हूँ तो आपकी पूरी स्लाइड देखिए, ये उनके पूरे विस्तार के बारे में चीजें समझा रहे हैं। मध्य उत्तरी विस्तार देखिए सागर दमोह, फिर उसके बाद से दक्षिणी नर्मदा में क्या क्या चीजें आ रही हैं मैंने आपको वो भी बताया। फिर छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, फिर मंडला, डिंडौरी, ये उनका पूरा विस्तार बता रहे हैं गोंड जनजाति का कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपने उनके ज्योग्राफिकल जो डिवीजन है उसके बारे में समझा। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, गोंडवाना का स्वर्णिम इतिहास, उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यानी जो उनका साम्राज्य रहा है उसमें 4 प्रमुख राज्य आते हैं। ठीक है, वो समझते हैं। जैसे क्योंकि ये सारी चीजें हम गर्व से हम क्या कहते हैं, इसको गोंडवाना का स्वर्णिम काल कहते हैं। गोंडवाना का अर्थ केवल मतलब भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, इसका मतलब गोंडों के गौरव के साम्राज्य की बात होती है। और यहाँ प्रशासन किसी कबीलाई व्यवस्था में नहीं था, जैसे आप देखेंगे ग्रुप के साथ हो या कबीला हो तो उससे कहीं ज्यादा ऊपर था। और ये एक परिष्कृत राज्य व्यवस्था थी, जो 4 अलग अलग जो केंद्र है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, गढ़ा, मंडला, देवगढ़, छिंदवाड़ा, खेरला, बैतूल और चांदा महाराष्ट्र सीमा पर। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, गढ़ा मंडला। यह गोंडवाना का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। इसके सबसे जो प्रतापी शासक रहे हैं वो राजा संग्राम शाह रहे हैं। और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के दम पर 52 गढ़ों, यहाँ पे लिखा है 52 गढ़ों का विशाल निर्माण करवाया था और अपनी सैन्य शक्ति के दम पर ये सारा कुछ किया था और जीतकर एक अखंड साम्राज्य की स्थापना की थी। और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है वो जबलपुर और मंडला जिलों में फैला हुआ है। और जबलपुर का जो प्रसिद्ध आपने सुना होगा मदन महल जो किला है और मंडला का जो भव्य किला है, इसी राजवंश की वास्तुकला की एक गवाही देता है। और यहीं की रानी दुर्गावती थी, जो आप ये जगह देख रहे हैं गढ़ा मंडला, यहीं की रानी दुर्गावती थी। उन्होंने क्या किया था, आप अगर उनके बारे में जानना चाहेंगे तो उन्होंने मुगलों से लड़ा था और उनसे लोहा लिया था। तो पहला क्या हुआ, गढ़ा मंडला हो गया। दूसरा हमारा देवगढ़ छिंदवाड़ा। ठीक है, वर्तमान में ये जो छिंदवाड़ा जिले के जो मोहखेड़ है विकास खंड में स्थित है, विकास खंड में। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए विकास खंड में स्थित है। और यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, बख्त बुलंद शाह का नाम इतिहास में यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इतिहासों में दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने ही आधुनिक नागपुर शहर की नींव रखी थी। और देवगढ़ में अपनी राजधानी जो थी उसको बाद में नागपुर स्थानांतरित कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। और यहाँ के किले आज भी अपनी जल प्रबंधन प्रणाली, जो ऐसा वाटर मैनेजमेंट आज भी नहीं होगा और ये जाना जाता है। तो हमने दूसरा किसके बारे में बात कर लिया, देवगढ़ छिंदवाड़ा के बारे में बात कर लिया। अब बैतूल खेरला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बैतूल के पास स्थित ये जो खेरला है गोंड सत्ता का एक और मजबूत स्तंभ कह लीजिए। यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं वो नरसिंह राय हैं। इस राज्य का महत्व अगर आप देखेंगे तो सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक था, क्योंकि ये मालवा और दक्कन के बीच की एक कड़ी का काम करता था। मालवा और दक्कन पठार आपने देखा होगा, लिख देती हूँ मैं। उसकी कड़ी का काम करता था ये क्षेत्र, जो हम साम्राज्य की बात कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, और खेरला का जो किला आज भी बैतूल में ही मौजूद है, जो अपनी सुरक्षा की जो टैक्टिक्स है उसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, उनके अगर साम्राज्य की बात करते हैं तो चौथा क्या हो जाएगा,
चांदा जो महाराष्ट्र की सीमा में है, और यहाँ के राजाओं द्वारा प्रसिद्ध बल्लारपुर किले का निर्माण करवाया गया था। यहाँ का आर्किटेक्ट जो है स्थापत्य कला सबको हैरान के रखता है। और यहाँ के जो शासक हैं खांडक्य बल्लाल शाह, वो बहुत प्रसिद्ध बल्लारपुर किला बनवाया था उन्होंने, और यहाँ के राजाओं को उनके द्वारा बनवाए गए विशाल जो पत्थर के द्वारा और परकोटों के लिए याद किया जाता है। ये चारों जो राज्य आपने अभी देखे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें गढ़ामंडला, देवगढ़, केरला, चांदा ये चारों राज्य सिद्ध करते हैं कि जो गोंड सभ्यता है केवल जंगलों तक सीमित नहीं, बल्कि उनके पास अपनी मुद्राएं थी, अपनी सेना थी, और एक बहुत संगठित, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रशासनिक ढांचा था। वैसा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर आज भी नहीं होगा जिसने सदियों तक मध्य भारत की राजनीति को दिशा दी थी। अब क्योंकि आप एमपीपीएससी के छात्र हैं, तो आपकी जानकारी में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज भी होनी चाहिए, जैसे कि गोंड राजाओं ने न केवल किले बनवाए थे, बल्कि वह बावड़ियां और जो तालाब बनवाए थे वो भी, उसके भी वो लोग शौकीन थे, जो आज भी कुछ कुछ जगहों पर मौजूद है। फिर आप जबलपुर का रानी ताल और चेरी ताल, इसके जीवंत उदाहरण के लिए मान लीजिए। और राजा संग्राम शाह ने, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है राजा संग्राम शाह के बारे में, उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे उस समय, जिन पर कौतुक शब्द अंकित होता था, जो उनकी आर्थिक संपन्नता को दर्शाता था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो इसे पढ़ाते वक्त जो भी मुझे याद आते जा रहा है। ठीक है, अब शौर्य और बलिदान का सर्वोच्च प्रतीक रानी दुर्गावती। ठीक है, जब हम गोंडवाना की स्वाभिमान की बात करेंगे तो इनका नाम सबसे ऊपर चमकना चाहिए, रानी दुर्गावती। ये केवल मतलब आप ये कहिए शासिका नहीं थी, ये सिर्फ ये अदम्य साहस और रणनीति की प्रतिमूर्ति थी। गढ़ामंडला की बागडोर संभालते हुए, मैंने आपको बताया पिछले में साम्राज्य का जो विस्तार था, उसमें जो गढ़ामंडला था वही उनके जन्म स्थल था। तो वहां की बागडोर भी संभालते हुए उन्होंने जनहित के बहुत सारे कार्य किए। जब आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एमपीपीएससी में आपको बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, सारी चीजें, ऐतिहासिक युद्ध, जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं उसे आप नोट करते जाइए, और जो चीजें मैं बता रही हूँ उसे सुनते जाइए। इन्होंने कई काम किया, लेकिन इतिहास उन्हें उनके उस महान बलिदान के लिए आज भी याद करता है, जो उन्होंने 1564 में जो नर्राई युद्ध हुआ उसके लिए याद करता है। मुगल सम्राट अकबर के जो सेनापति थे आसफ खान, उनकी जो विशाल सेना थी मुगल साम्राज्य की, उसके सामने तक ये नहीं झुकी थी, और उन्होंने वीरता से मुकाबला किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देना उचित ही समझा। लेकिन वो कभी भी बिना लड़े हार नहीं मानी, और इसलिए भी आज इनको याद किया जाता है। तो ये इनके बारे में था। और जबलपुर के पास जो बरेला है, आज भी उनकी वहां पे समाधि हमें यही याद दिलाती है। इनकी जो समाधि है वो जबलपुर में ही है। तो कोयतुर सभ्यता ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, इनकी जो समाधि है वो हमें ये याद दिलाती है, और उनकी वीरता आज भी बुंदेलखंड और गोंडवाना के लोकगीतों में जीवित। आप कभी भी यूट्यूब पर जाइएगा, कहीं सर्च करिएगा, तो इनके ऊपर बहुत सारे लोकगीत गाए गए हैं जो याद दिलाते हैं कि साहस किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होता, साहस सिर्फ आपके भीतर होता है। तो ये हमने रानी दुर्गावती के बारे में जाना है ना, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कोयतुर समाज का जो सामाजिक स्तर है, पदानुक्रम, भूमिकाएं हैं। कोयतुर सामाजिक ढांचा मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राजगोंड और दुर्गोंड। ठीक है, राजगोंड दुर्गोंड ये विभाजन केवल नाम का नहीं था, बल्कि इसके, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा सामाजिक और प्रशासनिक महत्व रहा है। राजगोंड जो है, जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट समझ रहे होंगे, राज दिख रहा होगा आपको, ये शासक होते थे, जमींदार या सामंत इसमें हुआ करते थे, इस जो वर्ग है उसमें। और ये समाज का उच्च और कुलीन वर्ग था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलीट क्लासेस आती थी इसमें। राजगोंड ने अपनी जीवन शैली को काफी हद तक परिष्कृत किया था, और वह खुद को क्षत्रिय या राजपूतों के समान ही मानते थे खुद को। ठीक है, और इनके बीच जो जनेऊ है धारण करने की परंपरा आज भी देखी जाती है, जो उनके कुलीन वर्ग होने का प्रमाण मानी जाती है। मध्य प्रदेश के जो गढ़ामंडला और देवगढ़ के राजा, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं।
अब दूसरी ओर, क्योंकि आपने यहाँ इसके बारे में जाना कि राजगोंड जो है वो राजपूतों के समान खुद को मानते हैं, जनेऊ धारण करते हैं आज भी। दूसरी ओर आप देख रहे हैं खतुलवार या दुर्गोण, खुद को दो नामों से जाना जाता है इनको। तो क्या होता है, धुर जो शब्द है उसका अर्थ ही मिट्टी या धूल होता है, जो दिखाता है उनके श्रम के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी जो भी कहानी है, कृषि है, उसके बारे में दिखाता है। ये समाज का वह बड़ा हिस्सा था जो क्या करता था, कृषि कार्यों का संचालन अच्छे से करता था। और गोंडवाना की विशाल जो सेना थी वो भी इसी में आती थी, इसी वर्ग में आती थी, और अधिकतर से ज्यादा अधिकतर इसी वर्ग से आते थे। हालांकि ये राजगोंडों की तरह जमींदार नहीं थे धुरगोंड, लेकिन कोयतुर सभ्यता की आर्थिक और सैन्य शक्ति की असली आधार यही वर्ग था, क्योंकि सैनिक यहाँ से आते थे। और यहाँ पे जो आप डिवीजन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते वक्त आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि आज के जैसा डिवीजन नहीं था। राजगोंड और धुरगोंड के बीच ये अंतर कोई भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था का नहीं था कि ये इस जाति के हैं उस जाति के हैं, बल्कि ये सिर्फ कार्य और प्रतिष्ठा के आधार पर बांटा गया वर्ग था। ये दोनों वर्ग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन दोनों के बीच खान पान और वैवाहिक संबंध भी होते थे। आज के जैसी जो व्यवस्था है वैसी नहीं थी। और यही चीज ये दर्शाती है कि समाज में एक आंतरिक एकता हमेशा थी। सत्ता संभालने से लेकर के भरण पोषण तक दोनों जिम्मेदारी लेते थे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसको समझिए। ये जो डिवीजन होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। अब प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी सदियों पुरानी जो इनकी स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में समझिए। कोयतुर समाज के सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक पहलू की जो व्यावसायिक विशेषज्ञता है, मॉडल है, अक्सर लोग सोचते हैं कि काम का बंटवारा या स्पेशलाइजेशन है, आज के कॉरपोरेट जगत की देन है। कैसे, देखिए, कोयतुर समाज ने इसे सदियों पहले आत्मनिर्भरता के लिए अपना लिया था। जो कॉरपोरेट सेक्टर आज आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, गोंड जनजाति ने अपने समाज को उनके तकनीकी, आध्यात्मिकता या संस्कृति कौशल के आधार पर उपजातियों में विभाजित किया था। जो कार्य हम आज सोचते हैं वो समाज पहले ही अपना चुका था। कारीगर थे वो लोग। इसमें कौन कौन आते थे? कृषक, कारीगर, बुनकर, जिन्हें वनों की जड़ी बूटियों का अधान ज्ञान माना जाता था। समाज की स्वास्थ्य की रक्षा करते थे ये लोग। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर्टिसंस है, कृषक थे, इसमें म्यूजिशियंस थे, ओझा थे, वैद्य थे, बुनकर थे, ये लोग आते थे इसमें। गायक ओझा थे जो समाज की आत्मा यानी उनकी संस्कृति, मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए काम करते थे। और इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह था कि ये आत्मनिर्भर इकोसिस्टम तैयार करते थे। ठीक है, और ये मॉडल आज के लोकल फॉर वोकल का एक प्राचीन और सफल उदाहरण आप मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ ही स्लाइड्स बची हुई हैं, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। तकनीक की विशेषज्ञता, ठीक है, इंजीनियर्स थे इसमें। इसमें दो नाम बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। कौन कौन से? अगरिया और सोल्हास। अगरिया समाज के वह लोग थे जो लौह प्रगलन यानी आयरन स्मेल्टिंग है, आपको देख दे, आयरन स्मेल्टिंग, ये काम करते थे अगरिया। ठीक है, और इसी काम में ये बहुत ज्यादा माहिर थे। और मतलब जो अयस्क के लोहा है के लिए जाने जाते थे। और उनके हिसाब से इष्ट देव लोहासुर हैं, इनके जो भगवान हैं, और जिनके बारे में ये माना जाता है कि वह धधकती भट्टी में निवास करते हैं। ठीक है, वहीं सोल्हास वर्ग क्या था? काष्ठ कला यानी बढ़ईगिरी में बहुत ज्यादा फेमस था। औजार तैयार करना हो, कलात्मक नक्काशी करनी हो, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा ये लोग माहिर थे। तो ये स्वदेशी इंजीनियरिंग की तकनीक थी, उस समय मौजूद थी। ठीक है, आप स्लाइड देख लीजिएगा, पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है। फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संरक्षक, इसमें कौन कौन होते थे? प्रधान होता था, ओझा होते थे और नगारची होते थे। ये इतिहास के लोक ज्ञान का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। गोंड समाज में यह जिम्मेदारी 3 वर्गों में थी, जिसमें मैंने आपको बताया प्रधान, ओझा और नागाची। प्रधान वह लोग थे जो वंश गायक थे, इसका काम करते थे और गोंड राजाओं की वंशावली और उनके गौरवशाली इतिहास को गाकर एक पीढ़ी से दूसरी पहुंचाते थे। फिर ओझा, ओझा समाज के वह आध्यात्मिक या प्राकृतिक चिकित्सक होते थे
जो न केवल पूजा पाठ करवाते थे बल्कि जड़ी बूटियों का भी ज्ञान, बीमारियों का इलाज करना, ये सारी चीजें करते थे। और आखिर में नगारची, वह संगीतकार होते थे, उत्सवों और अनुष्ठानों में नगाड़े बजा करके समाज में ऊर्जा का संचार करते थे। तो ये 3 कुछ अलग-अलग सांस्कृतिक इनका विभाजन किया गया था, जो ये समझ लीजिए ये लोग लिविंग एनसाइक्लोपीडिया का काम करते थे। ठीक है? अब हम गोंड जनजाति की सबसे अनूठी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उनके जो पूरे सामाजिक ढांचे हैं, उसकी नींव के बारे में बात करेंगे, फड़ या फिर फुड़ प्रणाली। आप देखिए, फड़ प्रणाली के बारे में आप बात कर रहे हैं। यह जनजाति का समाज ये जो जनजातीय समाज है, उसका मुख्य रूप पितृवंशीय होता था, जिसका अर्थ पितृवंशीय का क्या अर्थ होगा कि परिवार में वंश और उत्तराधिकार पिता के नाम से ही आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनकी गोत्र व्यवस्था है। ठीक है, गोंड जनजाति में बहिर्विवाह का नियम यानी एक्सोगेमी बहुत ही कड़ाई से मना किया गया है। और इसका सरल अर्थ है कि फड़ या एक ही गोत्र के भीतर विवाह करना पूरी तरह वर्जित किया गया था। कि फड़ के जो सदस्य हैं आपस में भाई बहन माने जाते थे, तो इसलिए विवाह को भी रोका गया था। लेकिन गहराई से समझे तो ये व्यवस्था साइंटिफिकली भी बहुत उन्नत है, अच्छी है, क्योंकि जेनेटिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। तो अगर आप हर एंगल से देखेंगे तो ये जो फड़ व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा जरूरी और यही दर्शाती है कि गोंड जनजाति का अपनी जड़ों और प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता था। ठीक है, ये जो व्यवस्था है ये केवल रिश्तों को परिभाषित नहीं करती थी, बल्कि जो उनका सामाजिक एकीकरण था उसको सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ देती थी ये प्रणाली, फड़ प्रणाली, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सोगेमी मना किया गया था, पितृवंशीय परंपरा होती थी। तो ये इसकी कुछ मेन चीजें हैं। ठीक है, तो अब गोंड जनजाति की जो आस्था के एक ऐसे पहलू को भी समझ लीजिए जो पूरी दुनिया में बेजोड़ था। अब ये बताइए, क्या आप कभी सोच पाए हैं कि किसी समाज के देवताओं की पूजा का जो आधार है वो गणित हो सकता है, मैथ्स। गोंड जनजाति में देवताओं का जो वर्गीकरण है उनकी संख्या के आधार पर किया जाता था, जिसे हम गणितीय देव प्रणाली कहते थे। आपको दिख रहा होगा गणितीय देव प्रणाली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द होता है वो सदैव और सदैव होता है। यहाँ सदैव का अर्थ होगा वह गोत्र या परिवार जो 7 देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि सदैव का अर्थ उन गोत्रों से है जो 6 देवताओं की पूजा करते हैं। और इसी प्रकार मतलब इस समाज में ये मान लीजिए कि 4 और 5 देवताओं को मानने वाले का भी वर्ग है इसमें, गोंड जनजाति में। और ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं सदैव और छदैव वाली, ये सामाजिक संगठन को परिभाषित कर रही है। ठीक है, विवाह और अन्य जो सामाजिक अनुष्ठान है उनके समय इन समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाता था कि कौन किस वर्गीकरण में से आ रहा है। और आध्यात्मिक मान्यताओं को एक निश्चित क्रम और गणना में पिरोना ये बहुत अलग बात है, जो उनके बौद्धिक जो विकास है उसके बारे में दिखाता है। और एमपीपीएससी में ये फैक्ट के तौर पर आप याद कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं निष्कर्ष की ओर, यानी हमारी आखिरी जो स्लाइड है। तो एक बार फिर से आप क्या करिए, क्विक रिवीजन ले लीजिए कि हमने आज क्या क्या विस्तृत लेक्चर में जाना कि गोंड जनजाति केवल भारत का सबसे बड़ा समूह है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये भील जनजाति के बाद आता है और कालजयी सभ्यता है जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी मानी जाती हैं। और हमने देखा कि कैसे जो भव्य राजा गुजरे हैं, रानी दुर्गावती हुई हैं, उनके शौर्य के बारे में हमने देखा, उनकी आत्मनिर्भरता, प्रोफेशनल मॉडल और उनकी वैज्ञानिक जो फड़ और मैथ्स टेक्निक है, गणितीय देव प्रणाली है, उसके बारे में भी जाना। और ये समाज कितना उन्नत है वो हमने जानी है। लेकिन ये सिर्फ पार्ट 1 है। गोंड जनजाति का जो अभी हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, वो बहुत ज्यादा विशाल, बहुत बड़ा है। तो एक वीडियो में समेटना नामुमकिन के हिसाब का है। तो आप नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देखिएगा। मैंने आपको बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी है जो इसका बेस प्रिपेयर कर सकती थी। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप ये वाला लेक्चर पढ़ेंगे और पूरी चीजें अच्छे से लिख लेंगे, ये जानते हुए मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा आपको हमारे वीडियो में, तो आप वो भी देखते रहिएगा। और बहुत ही बारीकी से एक एक बेसिक चीजें मैंने समझाई हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते थे वो मैंने आपको समझाया है। नोट करते जाइए, स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही हैं उसको भी लिखते जाइए। ठीक है, तो ये गोंड जनजाति का पार्ट 1 था। और इसी तरीके से जो यूनिट 10 है वो धीरे धीरे
कंप्लीट होते जाएगी। आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेकर के। थैंक यू।